Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो देखो ये वेक्टर कैलकुलस हमारा हो चुका है। अब हम कैलकुलस के लास्ट मॉड्यूल में पहुंच चुके हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में, ठीक है। तो वेक्टर कैलकुलस के बाद अब जो हम इसमें भी इंटीग्रेशन आएगा। इसमें इंटीग्रेशन कैसा आएगा? कॉचीज रेसिड्यूज थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ये सब चीजें अभी भी इंटीग्रेशन का पार्ट चल ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट मॉड्यूल होने वाला है। जैसे कि वेक्टर कैलकुलस में हमने क्या किया, वेक्टर का इंटीग्रेशन किया था, पर क्या वो सच में वेक्टर का इंटीग्रेशन था? नहीं, हम उसको स्केलर फॉर्म में ले आए थे और उसका इंटीग्रेशन जो हो रहा था वो सिंपल स्केलर फॉर्म में ही हो रहा था। वैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं इस टॉपिक का, ठीक है। ग्रेजुअली जीरो से हीरो लेवल तक जाएंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, ठीक है। बेसिक सब इक्वेशन है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो रूट्स निकाल रहा हूं, वो क्या आएगा? b क्या है इसमें? -1, ठीक है, माइनस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस again b square is again -1 minus 4, a is what? 1 and c is also 1, correct, by 2 into a, ठीक है। b माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब अगर इसमें सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1/2, ठीक है, प्लस माइनस, इसको अगर अंदर का सॉल्व कर रहा हूं मैं तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज नथिंग बट -3/2। तो मेरे पास z की दो वैल्यूज आ रही है, 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, ठीक है, अंडर रूट -3/2। अब अगर सपोज मेरे को इसको प्लॉट करना है, अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, चलो प्लॉट करते हैं इसको। तो ये क्या हो गया हमारा? y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। अब देखो 1/2 है तो 1/2 मेरा कुछ इस तरफ आएगा। ये अगर मेरा 1 है तो ये हो गया 1/2, ठीक है, राइट। अब इसको तो मैं प्लॉट कर लिया, इसको प्लॉट कर लिया, पर ये माइनस, ये जो -√3/2 है, इसको कैसे प्लॉट करूंगा? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू प्लॉट, करेक्ट। इसको कैसे प्लॉट करूं भाई? 1/2 को तो मैं प्लॉट कर लिया, पर इसको कैसे प्लॉट करूं? इसको प्लॉट करने के लिए हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं बोलूंगा आयोटा। मतलब कि क्या? अगर मैं एक ऐसा टर्म डिनोट करूं, i इज इक्वल टू -1, i इज इक्वल टू अंडर रूट -1, इसको करने से होगा क्या? अगर मैं एक ऐसा टर्म करता हूं तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस -1 को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? -1 अंडर रूट को किससे डिनोट कर रहा हूं? i से डिनोट कर रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या आ गया? i अंडर रूट 3/2, करेक्ट। 1/2 प्लस माइनस i अंडर रूट 3/2, मतलब कि -1 का अंडर रूट को मैंने i से डिनोट कर दिया। अब ऐसा डिनोट करने से फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि अगर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, तो अगर मैं इसको i y कर दूं, अगर मैं y एक्सिस को i y कर दूं, तो देखो i y को y एक्सिस को i y किया, उससे हुआ क्या? जो x एक्सिस था, ये x एक्सिस है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? रियल एक्सिस भी बोल सकता हूं, रियल एक्सिस, करेक्ट, रियल एक्सिस।
अब आई वाई जो है उसको अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस बोल दूं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, पूरा लिख देता हूं। ठीक है, तो अब मुझे इसको प्लॉट करने में इजीली हो जाएगा। कैसे? आई का एज इट इज आई है, वाई की वैल्यू क्या है, यहां पे देख सकता हूं मैं कि ये है मेरा एक्स, जो कि एक्स आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है वाई, ये आ रहा है वाई। तो अगर मैं आई वाई मतलब कि क्या, ये कहां पे आ रहा होगा, सपोज यहां पे आ रहा है, प्लस माइनस मींस एक होगी वैल्यू प्लस आई अंडर रूट 3/2, दूसरी वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट आई अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई अंडर रूट 3/2 और ये हो गया माइनस आई अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं इसको, तो ये हो गया मेरे पास रूट्स, एक रूट दूसरा रूट। ठीक है, तो दो रूट्स को मैं ऐसे करके प्लॉट कर सकता हूं। अब ये जो नंबर मुझे दिख रहा है ना, ये 1/2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2, ये कुछ अलग टाइप का नंबर है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे नंबर्स को डील नहीं किया है। पर अगर आप अपने नोट्स में, जो अभी यहां पे चेक हो जाएगा कि कौन कौन नोट्स बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, तो अगर आप लीनियर अलजेब्रा का, अपना फर्स्ट चैप्टर का लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक ट्रेस जो था, ठीक है, ट्रेस के प्रॉपर्टीज में के बाद जस्ट पहला जो क्वेश्चन था, जिसमें मैंने क्या बोला था कि ट्रेस का एक मैट्रिक्स लिया था, उसका मैंने ट्रेस निकालने को कहा था, और मैंने एक नंबर दिया था ओमेगा, जिसका वैल्यू था -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, आई अंडर रूट 3/2। पेज पलटा के देखिए, अगर आप क्वेश्चन को लिखे हैं तो ऐसा हम टर्म देख चुके हैं पहले, पर हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो अब वैसे ही टर्म्स के बारे में हम डील करेंगे इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये जो है ना, ये नंबर जो दिख रहा है मुझे, इस z को मैं बोल रहा हूं जो इस फॉर्म में है, x प्लस माइनस आई अंडर रूट 3/2 के फॉर्म में, ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों, क्योंकि यहां पे एक रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा इमेजिनरी पार्ट, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ रहे हैं, इसलिए जो नंबर हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज करता हूं, जनरलाइज करने के लिए अगर मैं लिखूं z क्या है मेरा, कोई भी नंबर, अगर मैं बोल रहा हूं कोई भी नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे कि मैंने बोला 1/2 को मैंने रियल एक्सिस में प्लॉट किया है, मतलब एक्स एक्सिस में, और रूट 3/2 आई अंडर रूट 3/2 को मैंने इमेजिनरी एक्सिस में प्लॉट किया है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये z है ना, ठीक है, z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z, तो मैं यहां पे देख रहा हूं, अगर मैं रियल पार्ट ऑफ z ऐसे डिनोट कर रहा हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है, x, जैसे कि यहां पे x क्या है, 1/2, करेक्ट। अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोल रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोल रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, y, करेक्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, करेक्ट। पर अगर मैं देख रहा हूं यहां पे 1/2 अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, व्हाट इज अंडर रूट 3/2, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, 1/2 भी रियल नंबर है, मतलब ये क्या कि रियल पार्ट ऑफ z तो रियल है ही, पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ऑल्सो रियल। ठीक है, इज ऑल्सो रियल, भले ही हमने उसको इमेजिनरी एक्सिस बोला है और मैं इमेजिनरी पार्ट बोल रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो i के साथ है, क्योंकि वो i के साथ है, और i क्या है हमारा, i इज नथिंग बट अंडर रूट -1। ठीक है, क्योंकि वो i के साथ है इसलिए मैं उसे क्या बोल रहा हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, करेक्ट। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर रियल, बोथ आर रियल, करेक्ट, बोथ आर रियल। तो यहां पे मैंने देखा कि z
कोई भी नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में है उसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा, जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों रियल होते हैं, राइट। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक ये आई आ रहा है जो कि हमारा एक इमेजिनरी पार्ट बना रहा है, वो भी क्या है, रियल ही है। अब एक और चीज मैं क्या देख सकता हूं, यहां पे z इज इक्वल टू प्लस माइनस फॉर्म में, ठीक है। यहां पे देखो ये क्या है आपका प्लस माइनस, मतलब कि क्या, z की दो वैल्यू है, 1/2 प्लस आई अंडर रूट 3/2, 1/2 माइनस आई अंडर रूट 3/2, दो वैल्यूज आई। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होंगे तो वो हमेशा पेयर्स में जनरेट होंगे। अगर जैसे यहां पे क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये इसका पावर 3 होता, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन होता, तो यहां पे भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट्स आने वाले होते तो दो कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पेयर होता, दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते, या तो फिर मैं बोल सकता हूं कि एक कोई रियल रूट होता और दो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते। अगर इसका वैल्यू पावर 4 होता तो क्या होता, दो पेयर्स आते कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, या तो दो रियल होते और दो क्या बोलते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते। पर हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आएंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अगर रूट्स आता है तो वो हमेशा जनरेट किस में होगा, इन पेयर्स। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ऑलवेज, यहां पे लिखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज जनरेट इन पेयर्स, करेक्ट। ये हमारा की पॉइंट हो गया, राइट। अब ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मॉड z इज इक्वल टू, देखो z बार, ठीक है, इसको कैसे रीड करते हैं हम, z बार से, जिसको मैं कैसे लिखूंगा, x माइनस आई वाई के फॉर्म में। देखो 1/2 माइनस आई अंडर रूट 3/2, तो ये कैसे, किस फॉर्म में, x माइनस आई वाई के। तो इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, इसको मैं बोलने वाला हूं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया, हमने देखा कि एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया जिसका रूट्स मैंने फाइंड किया, और रूट्स फाइंड आउट करने से मुझे कुछ अनोखा टाइप का रूट्स दिखा जिसको मेरे को प्लॉट करने में दिक्कत हो रही थी। उसको प्लॉट करने के लिए मैंने एक टर्म डिफाइन किया, i इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब फिर जब मैंने इसको डिफाइन किया तो मैंने एक रियल एक्सिस लिया x एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लिया i y। उसके बाद जब मैंने उसको प्लॉट किया तो मैंने देखा कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का होगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म का, उसे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलूंगा, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों रियल रहेंगे, और जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमेशा जनरेट होगा पेयर्स में। ठीक है, वो जनरेट होगा ऑलवेज इन पेयर्स, और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका दूसरा पेयर का दूसरा टर्म जो रहेगा वो होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो डिनोट होगा z बार से, जिसकी वैल्यू होगी x माइनस आई वाई। तो आपने देखा होगा ट्रेस में जब हम मैट्रिक्स भी डील कर रहे थे तो मैंने वहां पे हर्मिशियन और ये सब जब मैट्रिक्स जब डील करवाया था आपको, तो वहां पे भी कॉन्जुगेट कुछ ले रहे थे हम। तो कॉन्जुगेट क्या करते हैं हम, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट वाला टर्म था उसकी वैल्यू को माइनस से, मतलब वैल्यू चेंज नहीं करते, हम साइन चेंज कर रहे थे, राइट। तो अभी तक हमने ये सारी बातें कर ली। ठीक है, तो ये सब आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में चलते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया, पर हमारा चैप्टर तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में है, तो उसके बारे में क्या बात करेंगे। तो देखो, अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर हो, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस जो भी हो, हम पढ़ा, हमने फंक्शंस के बारे में बात किया था, फंक्शंस के बारे में। इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला ही टॉपिक जो था इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें मैंने क्या बोला था, आपको फंक्शंस का आइडिया दिया था कि अगर एक फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक फंक्शन में अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अब अगर जो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो रहे थे, वो कैसे हो रहे थे, सिंपल वेरिएबल्स हो रहे थे। पर अगर किसी फंक्शन का जो वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, अगर किसी फंक्शन का वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कैसा वेरिएबल,
किसी फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ जेड, ठीक है, एफ जेड, तो जेड क्या है हमारा, जेड इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, राइट। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो इस फॉर्म में आना चाहिए। मतलब कि क्या, मेरे को और कोई दो टर्म डिफाइन करने होंगे, दो टर्म बोलूं या फिर एक्यूरेटली बोलूं तो दो फंक्शन v x y। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लिया। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z जो है वेरिएबल की तरह अगर एक्ट करता है तो वो फंक्शन कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन और z कहलाएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, uxy। xy इज व्हाट, xy आर नथिंग बट, वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। मतलब कि वो फंक्शन जो है, u क्या है, फंक्शन है, और वो फंक्शंस किस फॉर्म में रहेंगे, x और y के टर्म्स में रहेंगे। ठीक है, तो अगर यहां पे भी मैं अगर लिखूं क्लैरिफिकेशन के लिए कि रियल पार्ट ऑफ फंक्शन fz क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ फंक्शन fz होगा मेरा uxy। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होगा, vxy। करेक्ट, राइट। तो यहां पे भी फंक्शंस का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जा रहे हैं। अब अगर मैं पोलर फॉर्म के बारे में जाऊं, पोलर फॉर्म हम बहुत बार डिस्कस किए पर कभी भी डिटेल में नहीं गए हैं। अब अगर मैं जाता हूं पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करता हूं, ठीक है, फंक्शंस का हो गया, अब मैं पोलर फॉर्म के फॉर्म में जाता हूं। ठीक है, तो पोलर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, अभी तक हमने डिस्कस कर चुका है, तो हमको पता है कि x क्या होता है पोलर फॉर्म में, r cos थीटा से हम रिप्लेस कर देते हैं x को, y को r sin थीटा से रिप्लेस कर देते हैं, और ऐसे में r की वैल्यू क्या हो जाती है, r की वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और थीटा की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स अंडर रूट वाई बाय एक्स। कैसे हुआ ये सब, देखो r cos थीटा, x की वैल्यू पुट करो यहां पे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर को बाहर लो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ओवरऑल क्या आ गया, r आ गया। यहां पे भी अगर आप यहां पे tan थीटा लेते हो तो y बाय x करोगे तो आपके पास क्या आएगा, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। करेक्ट, तो यहां पे हमको पोलर फॉर्म का आइडिया हम ले चुके थे। पर अब मैं बात किसके बारे में कर रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की। तो मैंने कहा कि z क्या था, x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, पोलर फॉर्म में r cos थीटा से, और i तो एज इट इज है, और y को मैं कर रहा हूं r sin थीटा से। अगर मैं r को कॉमन ले लूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, एक चैप्टर में मैंने आपको इसका भी सिंप्लीफिकेशन बताया था कि cos थीटा प्लस i sin थीटा इज नथिंग बट, cos थीटा प्लस i sin थीटा इज नथिंग बट r e टू द पावर i थीटा। ठीक है, मतलब कि क्या, अगर मैं e टू द पावर i थीटा को यहां पे सिंप्लीफाई लिखूं तो किस फॉर्म में आता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट होना चाहिए आपको। अगर आप पहले चैप्टर्स में नहीं लिखे हो इस चीज को तो आप ये लिख लो। ठीक है, cos थीटा प्लस i sin थीटा,
करेक्ट। e टू द पावर आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी से पता है, आपको पता होगा cos थीटा इज व्हाट, e टू पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, यहीं से आता है। कैसे? अगर मैं e टू द पावर माइनस आई थीटा करूं तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, और अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं और डिवाइड कर दूं 2 से तो मेरे पास cos थीटा आ जाएगा। मतलब कि क्या, देखो मैं करके भी प्रूफ करके दिखा देता हूं, आई माइनस आई थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो मतलब कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाय 2। ठीक है, ये सब फॉर्म तो चलो बात की बात थी, पर फिर भी मैंने आपको डिटेलिंग के लिए बता दिया कि cos थीटा की वैल्यू ये थे, sin थीटा भी यहीं से निकल जाता है। तो मेरा आपको ये पता होना चाहिए कि e टू द पावर आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आई sin थीटा, राइट। तो ये मेन डिस्कशन का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं। z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा आया है, करेक्ट, r ई टू द पावर आई थीटा। अब अगर मैं, आप याद करो, इसको भूल जाओ, चलो इस रूट्स को मैं ई टू द पावर इसको हटा देता हूं, इस पार्ट को भी हटा देता हूं। कैसा प्लेन दिख रहा है मुझे, जेड प्लेन दिख रहा है। ठीक है, जेड प्लेन, एक्स और वाई है, जेड प्लेन। वेक्टर कैलकुलस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में मैंने क्या किया था, मैंने एक पॉइंट को मार्क किया था और फिर ओरिजिन से उस पॉइंट का जब मैंने एक एरो ड्रॉ किया था तो वो क्या दे रहा था मुझे, पोजिशनल वेक्टर दे रहा था, पोजिशनल वेक्टर दे रहा था। तो अगर मैं यहां पे भी वही सेम चीज करूं कि अगर मैं यहां पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं और अगर यहां पे ये एंगल क्या होगा, कुछ एंगल बनाएगा ये थीटा, करेक्ट। और अगर मैंने क्या बोला था कि उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या देगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड क्या देगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर देगा, जो कि किसके इक्वल था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल था। और अगर यहां पे z होता तो क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, करेक्ट। तो अब वो पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये है मेरा z पॉइंट, मतलब कि z, एक्स वाई है। ठीक है, वो पॉइंट z को डिनोट कर रहा है क्योंकि वो z के रूट्स हैं। ठीक है, तो z पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूं, z का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया तो यहां पे क्या आ रहा है, r का मैग्नीट्यूड और e टू द पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। अब मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, इस चीज का मेरे को अगर मैग्नीट्यूड लेना है, इस चीज का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा पता है, अगर मैं इसको कर रहा हूं यहाँ पे e टू द पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। तो यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है हमारे पास कि e टू द पावर आई थीटा जो रहेगा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं इसको मैं कि e टू द पावर आई रियल लिखता हूं जनरलाइज्ड मैनर में, आई रियल, कोई भी रियल टर्म रहेगा वहां पे, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं, उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ऑलवेज इक्वल टू 1। देखो ये क्या है, स्टार पॉइंट। अब चलो ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन, इसको मैं यहां पे थीटा क्या रियल इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि थीटा की जगह एक्स हो, वाई हो, जो भी हो, पर उसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो 1 आएगा। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, मॉड z इज नथिंग बट इक्वल टू मॉड r विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब कि ये वैल्यू जो रहेगी वो मेरी क्या रहेगी, मॉड z।
करेक्ट, मॉड z। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, मॉड z इज नथिंग बट इक्वल टू, वो जो डिस्टेंस था वो किसके इक्वल आ गया, इसके। नेक्स्ट, थीटा की बात क्या है, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स y बाय x। इससे भी करो चाहे उससे करो, पोलर फॉर्म से भी आप निकाल सकते हो, इससे भी हम वेक्टर कैलकुलस में देख चुके हैं कि ये थीटा की वैल्यू जो आएगी tan इनवर्स y बाय x होगी, ठीक है, करेक्ट। अब अगर मैं इसको डिस्कशन का मुद्दा रखूं, इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूं, डिटेलिंग में जाऊं, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि अगर मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन एक देता हूं, ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन देता हूं, ये हमारा कितना आ गया, मॉड z इज इक्वल टू r, मतलब कि इस लाइन की लेंथ का वैल्यू क्या है, मॉड z, और मॉड z किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, और थीटा क्या है, tan इनवर्स y बाय x है। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो गेट में कैसे क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ e टू द पावर i z निकालना हो तो किसके इक्वल आएगा। ऑप्शंस भी दे देता हूं, 1, ठीक है, 4 ऑप्शंस भी दे दिया। गेट का एग्जैक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, करेक्ट। वीडियो पॉज करेंगे, एक बार अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, e टू द पावर i z का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी सारे आंसर्स आपके सामने हैं, एक बार आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो मैंने क्या बोला है कि ये जो पार्ट होना चाहिए, i के साथ जो टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है। पर क्या z रियल है, z तो भाई कॉम्प्लेक्स है, z तो कॉम्प्लेक्स है। तो अगर ऐसा है तो मैं इसको अगर आंसर कर लिखूं इसका, तो ये किस फॉर्म में आएगा, e टू द पावर i z इज नथिंग बट इक्वल टू e टू द पावर i x प्लस i y, करेक्ट, x प्लस i y। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, e टू द पावर i x, करेक्ट, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनटू, देखो i का वैल्यू क्या है, i इज नथिंग बट अंडर रूट -1, तो i स्क्वायर करूंगा तो ये कितना होगा, -1 के इक्वल, राइट। तो अगर मैं यहीं पे i स्क्वायर इज -1, तो i इंटू i इज -1 और ये y हो गया, करेक्ट। इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं e टू द पावर -y और e टू द पावर ix, तो e टू द पावर z i z इज नथिंग बट इक्वल टू दिस। एग्री कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो ये किसका होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। और आपको क्या पता है कि i e टू पावर i z e टू पावर i y i x, ठीक है। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है, और i रियल किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये क्या होने वाला है, 1, और ये क्या है, एक रियल नंबर है, तो मतलब कि कुछ ये वैल्यू देगा, e टू द पावर -2, e टू द पावर -3, कुछ भी वैल्यू हो सकता है y का, तो ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर -y। तो देखो यहां पे हमारे पास आंसर भी आ गया, e टू द पावर -iz का। सोचो इतने ही कॉन्सेप्ट से, इतने बेसिक से कॉन्सेप्ट पे गेट पे क्वेश्चन आया था ये, इसका आंसर क्या है आपके सामने, e टू द पावर iz का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट उन्होंने 1 रखा था, क्योंकि उनको पता था कि कोई ये सोचेगा कि टू द पावर i रियल इज इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली मिस्टेक करेगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कर सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो भी हमको पता है कि z का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये फिर उन्होंने सिली मिस्टेक करवाने के लिए रखा था कि अगर आपको सिली मिस्टेक करते हो, i इंटू आई को प्लस कर देते हो, तो +1 लेते हो, तो आपके पास सी आंसर आ जाता, वो भी गलत होता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गेट में। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से 1 मार्क्स के, ठीक है। अब अगर मैं इसमें और डिटेलिंग में जाऊं और कुछ क्वेश्चंस करूं इसके ऊपर, चलो
ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को आप आई होप आपने सब लिखा होगा। अगर मैं इसके बारे में और क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, ठीक है, राइट। तो सपोज मैं लेता हूं क्वेश्चन आई, एक मिनट, आई टू द पावर अंडर रूट, ठीक है, ये क्वेश्चन ले रहा हूं, राइट। अंडर रूट आई, अंडर रूट आई मतलब कि क्या? अंडर रूट आई को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई टू द पावर 1/2, करेक्ट, आई टू द पावर 1/2। अब आई को कैसे लिखूंगा? आई इज व्हाट? अंडर रूट -1, और उसको सॉल्व करने से क्या वैल्यू आएगा? मतलब अंडर रूट का अंडर रूट -1 नहीं। एक और टर्म से सोचते हैं, देखो, अगर e टू द पावर आई थीटा जो है, e टू द पावर आई थीटा जो है किसके इक्वल है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के। थीटा की वैल्यू को अगर मैं 0 ले लूं तो, थीटा की वैल्यू को अगर मैं 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा? cos 0 प्लस आई साइन 0, दैट इज 1 प्लस 0, ठीक है। तो यहां पे तो 1 आ गया। वैसे ही करके कुछ और वैल्यू लेता हूं मैं, π/2 ले लेता हूं। π/2 अगर लेता हूं तो e टू द पावर आई π/2 इज नथिंग बट ये 0 हो गया, प्लस आई साइन π/2 इज 1। मतलब कि क्या, मैं इसको देखकर e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं, थीटा की वैल्यूज को चेंज करके, राइट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो रहा है मेरा? 0 प्लस आई के इक्वल हो रहा है, 0 प्लस आई टू द पावर 1/2 के। और उसको मैं लिख सकता हूं किस फॉर्म में? cos 0 कब होगा और sin 1 कब होगा? जब ये e टू द पावर आई π/2 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ये क्या है? ओवरऑल 1/2 है, करेक्ट। ओवरऑल 1/2 है, तो अगर मैं इसको अंदर लेके आऊं तो ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर आई π/4, और e टू द पावर आई π/4 इज नथिंग बट इक्वल टू 1/√2 प्लस आई √2। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया? अंडर रूट आई इज इक्वल टू दिस। तो ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट। इसका भी सॉल्यूशन ये आ गया हमारे पास। वैसे ही अगर मैं सेम एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो एक और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आई टू द पावर 1/3 कर दूं इसको, तो इसमें कैसे करेंगे? सेम तुरंत जल्दी करेंगे कि इसको लिखेंगे हम 0 प्लस आई के फॉर्म में, और ये होल टू द पावर 1/3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर आई π/2 1/3 which will be equal to e to the power I π/6, करेक्ट। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं i to the power 1/3 is equal to π/6, मतलब कि क्या? 30 डिग्रीज। cos 30 is nothing but √3/2 प्लस i 1/2, ठीक है, दिस। तो ये भी मेरे पास आ गया। अगेन चलो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने के लिए अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, अगर मैं i टू द पावर i कर दूं तो तब कैसे करेंगे? i टू द पावर i, ठीक है। तो इसको मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा? सेम, फिर से वही फॉर्म, तुरंत हम क्या करेंगे? e टू द पावर i π/2 के फॉर्म में, और ये क्या आ जाएगा? i, तो ये क्या होगा? i इंटू आई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? e टू द पावर -π/2। तो i टू द पावर i इज नथिंग बट e टू द पावर -π/2, और ये क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर है, ठीक है। दिस इज व्हाट? प्योरली रियल, प्योरली रियल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल में 2012 में आया था क्वेश्चन, सोचो 1 मार्क्स का, डायरेक्ट सिर्फ यही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। सेकंड, दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन जो गेट में एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था, i टू द पावर i। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आपके काफी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। चलो इसका एक और क्वेश्चन लेता हूं जो आपके में आया था, 1 टू द पावर अगर i ले रहा हूं, 1 टू द पावर i, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सोचो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं अलग अलग ब्रांच में, 1 टू द पावर i करता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? देखो मुझे क्या बोला जा रहा है, इसका मतलब कि ये कुछ इस फॉर्म का 1 प्लस आई टू द पावर 0 टू द पावर i। मतलब इसको तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे कि यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है? यहां पे थीटा की वैल्यू होने वाली है
e टू द पावर i 2n पाई। ठीक है, n की वैल्यू कोई भी ले लो और यहां पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 पॉजिटिव है इसलिए 2n पाई लिया मैंने, n पाई नहीं। राइट, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा -2n पाई। i इंटू आई इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो i 1 टू द पावर i इज व्हाट दिस। यही क्वेश्चन आया था कि 1 टू द पावर i लाइज ऑन विच एक्सिस, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, e टू द पावर e टू द पावर -2n पाई, ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो नंबर है ना, ये पूरा e टू द पावर -2n पाई, n की चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, ये हमेशा एक रियल रिजल्ट देगा। तो ये हमेशा किस में लाई करेगा, रियल एक्सिस पे, मतलब कि क्या, एक्स एक्सिस में हमेशा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो हमारा रियल नंबर है। राइट, तो ये क्वेश्चन भी आ गया था। तो पूरा मुद्दा क्या है, ये कि हमको पता है e टू द पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब हमें कोई भी अगर नंबर देता है i, या फिर ये फॉर्म, या तो फिर ये फॉर्म, कोई भी फॉर्म देता है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि थीटा की वैल्यूज को वेरी करके हम उस फॉर्म में लाएंगे, e टू द पावर के फॉर्म में लाएंगे और सिंपली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले आएंगे। करेक्ट, और ज्यादातर अभी तक मैंने क्वेश्चन जो लिया वो किस फॉर्म में लिया था, e टू द पावर i पाई बाई 2 के फॉर्म में। ठीक है, ये देखो e टू द पावर i पाई बाई 2 क्या होता है हमारा, cos पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस ये। राइट, बेसिक सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो सपोज, चलो ये तो ये पार्ट हुआ। राइट, अब अगर मैं एक नंबर दूं, ये 3 + 4i, थोड़ा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए 3 + 4i दे रहा हूं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कुछ भी वेरिएबल पार्ट नहीं है, z के फॉर्म में है, z इज इक्वल टू x प्लस iy के फॉर्म में है। करेक्ट, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आप मुझे बताओ कि r की वैल्यू क्या होगी, r, या तो फिर मैं बोलूं क्या, मॉड z बोल देता हूं, मॉड z की वैल्यू क्या होगी, और नेक्स्ट इज व्हाट, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है, फिर भी मैं क्लैरिटी के लिए एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं। r की वैल्यू क्या होने वाली, या मॉड z की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस y इज 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5। थीटा इज व्हाट, देखो सिंपल सा है, लॉजिक है, ये डिस्टेंस क्या होगा, y है, और ये डिस्टेंस क्या होगा, x है। अब अगर मुझे y और x पता है, y और x पता है, क्योंकि मेरे को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मैं थीटा को कैसे निकालूंगा, सिंपल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कौन सा चीज रिलेट करेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस which is nothing but theta is equal to tan inverse y by x, that is perpendicular is equal to y and x is equal to base। तो ये कितना आ गया मेरे पास, tan inverse y is what, this is y 4/3। तो यहां पे मैंने ये भी निकाल दिया। तो मेरे पास अब थीटा, मतलब कि अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि एक तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया मुझे, नेक्स्ट थिंग मुझे ये पता चल गया कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं उसका मॉड वैल्यू और थीटा को क्या बोलते हैं पता है, अगर थीटा को मैं बात करूं तो थीटा को भी हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और इसको डिनोट करते हैं कैसे, आर्ग z। ठीक है, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। राइट, तो ये भी बात हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस एंड z मॉड z इज इक्वल टू दिस। तो अभी तक मैंने इतने एग्जांपल ले लिए। अब जिनको i के बारे में क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चलो डिटेलिंग में i के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने क्या किया था कि एक रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था, उसके बाद मैं धीरे धीरे डीप जाते जा रहा हूं। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बेसिक आइडिया ले लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक आइडिया लेने के बाद मैं पोलर फॉर्म में गया, पोलर फॉर्म के बाद मैंने क्या किया, पोलर फॉर्म से मैंने मॉड z के बारे में बात किया, मॉड z के बाद मॉड
सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ z दैट इज थीटा के बारे में बात किया। और फिर नेक्स्ट मैंने बात किया अगर मेरे पास पोलर फॉर्म के हेल्प से मैं कैसे कुछ गेट में आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा वो बात किया मैंने। अब ये सब हो गया, उसके बाद मैंने क्या बोला कि पोलर फॉर्म के बारे में बात करने के बाद e टू द पावर i थीटा के बारे में बात करने के बाद अब मैं आयोटा के बारे में बात करता हूं थोड़ा सा। तो मुझे पता है कि i इज व्हाट इक्वल टू 1 का अंडर रूट, आई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो -1 हो गया। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो आई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू आई क्यूब, मतलब कि -1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। वैसे i4 करूंगा तो i4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर विच इज नथिंग बट -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या क्या आ गया वैल्यूज कि i की वैल्यू मेरे पास आ गई, आई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई, आई क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ गई और i4 की भी वैल्यू मेरे पास आ गई। अगर मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लूं क्या कि इफ आई एड दिस 4 क्वांटिटीज i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4 मेरे पास कितना आ रहा है, देखो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस i4 इज इक्वल टू व्हाट 0। कैसे i देखो ये क्या हो गया i प्लस -1 प्लस -i और प्लस 1, ठीक है। ओवरऑल किसके इक्वल हो गया, ओवरऑल इक्वल टू हो गया 0 के, ठीक है। तो वही तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक पॉइंट आप नोट करेंगे यहां पे आयोटा के बारे में। पहले तो आप ये चारों चीजों को लिखेंगे, फिर ये चीज लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहां पे क्या कि सम ऑफ 4 consecutive powers of i is equal to 0, sum of 4 consecutive powers of i is equal to 0, i to the power 1 2 3 4 consecutive powers of i is equal to 0। अब अगर मैं इवन पावर्स लूं, अगर मैं इवन पावर्स लूं मतलब कि क्या, अगर आई स्क्वायर प्लस i4 प्लस i6 और i8 लूं तो ये भी क्या आने वाला है 0। वैसे ही सम ऑफ ऑड पावर्स अगर मैं लूं i3 प्लस i5 और i7 लूं तो वो भी कितना आने वाला है आपका इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आपके क्या होने वाले हैं कि सम ऑफ 4 consecutive इवन पावर्स ऑफ i इज इक्वल टू 0, सम ऑफ 4 consecutive ऑड पावर्स ऑफ i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये i के बारे में बात हुआ, i के पावर्स के बारे में, i के पावर्स का सम के बारे में बात हुआ। सम ऑफ 4 consecutive पावर्स ऑफ i इज इक्वल टू 0, सम ऑफ 4 consecutive इवन पावर्स ऑफ i इज इक्वल टू 0, सम ऑफ 4 consecutive ऑड पावर्स ऑफ i इज इक्वल टू 0। तो i के बारे में बात भी हो गया। अब सोचने वाली बात है कि सर क्या बार बार इसको ऐसे करना पड़ेगा हमें, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे i टू द पावर 8 है, अगर इसका पावर अगर बढ़ा दे तो फिर कैसे करेंगे, तो हम क्या बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे i की वैल्यू निकालने के लिए कि -1 होगी +1 होगा कि i होगा कि -i होगा। तो उसके लिए देखो अगर मैं एग्जांपल लूं i टू द पावर 59 कर दूं, ठीक है, i टू द पावर 59 कर दूं तो मैं कैसे करूंगा, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है ये बताओ मुझे। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, i टू द पावर 59, अगर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं i टू द पावर 58 इंटू i, करेक्ट, i टू द पावर 58 इंटू i। अब इसको तो मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं ना, 2 से डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं 58 को तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 टू द 4 एंड दिस गोस 19, i टू द पावर 19, ठीक है, इंटू 2 ये हो गया, इंटू i हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं i स्क्वायर इंटू 19 इंटू i, करेक्ट। तो ये कितना हो गया -1 टू द पावर 19 इंटू i, -1 टू द पावर ऑड है तो क्या होगा ओवरऑल माइनस ही आएगा और ये किसके इक्वल होगा -i के। तो i टू द पावर 59 इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू -i। तो मतलब यहां पे बात क्या था कि आपको सिंप्लीफाई करना भी आना चाहिए कि अगर बड़े पावर्स में है, अगर बड़े पावर्स में है तो आप क्या करोगे, i पता है आपको, i स्क्वायर पता है, i क्यूब पता है, i4 पता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके सिंप्लीफाई कर सकते हो कि i को ब्रेक किया मैंने, i 58 इंटू i और फिर i 19 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे गलत किया क्या है, 29 होगा, सॉरी, है ना।
2 9 जा 18 एंड दिस गोस 29 29, फिर भी तो ऑड ही रहेगा, तो ये ऐसे, ठीक है, करेक्ट। अब ऐसे करके आप ब्रेक कर सकते हो। तो आप आई के बारे में भी अब बेसिक आइडिया जान चुके हो। तो अभी तक लग रहा होगा कि सर हम इतना बेसिक बात कर रहे हैं तो कुछ यूजफुल हो रहा है क्या इसका? बिल्कुल हो रहा है। अभी तक मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चंस करवा भी दिए हैं गेट के इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपको यकीन नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ब्रांच में जरूर आते हैं। और अभी तक आपने 10 to 12 मार्क्स के हर ब्रांच के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से आए क्वेश्चंस को जो 1 मार्क्स के आते हैं। तो ये इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बाद में ना आपको ये प्लॉट करना भी दिक्कत होने लग जाएगा कि थीटा क्या होता है सर, ये जेड कैसे होता है, हम एंगल्स कैसे निकालेंगे। इसलिए बेसिक से बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे आई के बारे में बात हो गया। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिनोट करूं, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की, ठीक है। देखो, पता है आपको क्या कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, करेक्ट। इतना पता है आपको। इसमें अब कुछ अगर मैं ऑपरेशंस करूं तो ऑपरेशंस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा। पहले मैं क्या करता हूं, एडिशन करता हूं। फर्स्ट थिंग मैं क्या करता हूं, अगर मैं z प्लस z बार कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 2x आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 2x देगा, करेक्ट। वैसे ही अगर मैं z माइनस z बार करूंगा तो क्या आएगा, 2 आई वाई आएगा। देखो आई वाई x माइनस x आई वाई माइनस माइनस आई वाई इज इक्वल टू 2 आई वाई। तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, ये कि z का कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से एडिशन करने से मुझे प्योरली रियल रिजल्ट मिल रहा है, और यहां पे आई टर्म के कारण मुझे ये प्योरली इमेजिनरी टर्म मिल रहा है। प्योरली इमेजिनरी टर्म यहां पे देखने को मिल रहा है, करेक्ट। अब नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं इसका, मैं अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं z1 और z2 का प्रोडक्ट करके अगर उसका मॉड निकालता हूं तो उससे इक्वल होगा z1 का मॉड पहले ले लूं और फिर z2 का मॉड ले लूं, या तो फिर अगर मैं z1 और z2 को डिवाइड करके अगर मैं पूरा मॉड निकालना चाह रहा हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि z1 का पहले मॉड ले लूं और दूसरा फिर z2 का, ठीक है। तो ये तो चीज मॉड के बारे में बात हो गया, मतलब कि क्या, मॉड z के बारे में बात हो गया। तो अब भाई थीटा भी क्यों भी छोड़े हम, थीटा के बारे में बात करते हैं, मतलब कि क्या, आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 का बात कर रहा हूं, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और उसका अगर आर्ग्यूमेंट निकालना चाह रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 निकाल लूं, पहले z1 का आर्ग्यूमेंट निकाल लूं, जैसे कि 3 + 4i का हमने निकाला था, और फिर प्लस कर दूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 से। फिर अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 निकालना चाहूं अगर मैं, तो वो किसके इक्वल होने वाला है, वो होने वाला है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, करेक्ट। आर्ग्यूमेंट की बात हो गया, मॉड की भी बात हो गया। अगर मैं अब यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करूं तो क्या होगा, देखो कौन सा पॉइंट, 4th पॉइंट। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं यहां पे z बार, ठीक है, इसका अगर मैं मॉड लेने की चाह रहा हूं तो कायदे से क्या होना चाहिए, देखो इस फॉर्मूला से z और z बार को अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पे मैं मॉड z कर सकता हूं
और मॉड जेड बार भी कर सकता हूं। मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और जेड बार का मॉडुलस क्या होगा, वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हो रहा है मॉड जेड इंटू मॉड जेड के ही इक्वल है ये, क्योंकि जेड बार का मॉड होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखा हूं जेड बार का मॉड होता है आपका इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टू किसके है, मॉड जेड के है। तो यहां पे मेरे किसके इक्वल आ गए, मॉड जेड के स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां पे देखो मॉड जेड के स्क्वायर क्या है, मतलब कि जेड डॉट जेड बार का मॉड जेड के स्क्वायर का इक्वल है। तो मतलब कि जेड किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए और वो प्योरली रियल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। तो इसको क्रॉस चेक किया जाए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसको हमको मल्टीप्लिकेशन भी आइडिया हो जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसको मैं क्रॉस चेक करता हूं पूरा। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, पर मैं इसको क्रॉस चेक करके कैसे करता हूं, पूरा मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं कि वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो ठीक है, अब मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, ये बोला था मैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मल्टीप्लाई जब करता हूं इन दोनों को तो क्या आएगा, z डॉट z बार x इंटू एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो, लिख देता हूं यहां पे पूरा क्लियरली, x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स वाई, ठीक है। और ये क्या हो गया, इक्वल टू प्लस आई एक्स वाई और फिर प्लस आई वाई इंटू माइनस आई वाई, ठीक है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर और आई एक्स वाई और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के साथ, और मेरे पास क्या बच रहा है, आई इंटू आई दैट इज माइनस वन इंटू माइनस साइन दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आई इंटू आई इज माइनस वन के कारण इंटू माइनस दैट इज प्लस वन, और वही वाई स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू जेड डॉट जेड बार, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ रहा है कि z इंटू जेड बार इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या है, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। इसको मैं अगर मॉड, जैसे मैं वहां पे मॉड की बात कर रहा था, तो चलो मॉड के फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको, तो जेड बार का मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो वो तो जीरो है, तो इसका अगर मैं मॉड लेता हूं तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और वाई क्या है, जीरो है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इक्वल टू वाई आएगा ना, तो वही आएगा। जैसे कि अगर मैं 3 प्लस 4i का मैं मॉड निकाला तो 5 आया, क्यों, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 था। अब अगर हम 3 का ही मॉड निकालूं तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। 4i का अगर मॉड निकालूं तो, अगर सिर्फ 4i का मॉड निकालूं तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज रियल, पर यहां पे इमेजिनरी पार्ट भी जीरो हो गया है, तो यहां पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ रहा है। तो यहां पे मेरे पास दो कंक्लूजन आ गए, क्या,
कि अगर एक तो ये z इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z इंटू जेड बार का मॉडुलस क्या होता है, ये मॉड z का स्क्वायर, ठीक है, मॉड z का स्क्वायर। तो यहां पे मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कर देता हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट तो आप लिख ही लिए हो, तो इसको यहां पे हटा के ऐसे लिख देता हूं ताकि दोनों पॉइंट आपके पास क्लियर हो जाए। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम ही चीज है, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, z इंटू जेड बार का मॉड भी ले रहा हूं तो मेरे पास सेम ही रिजल्ट आ रहा है। 3 का मॉड कितना होगा, 3 ही होगा। 4i का मॉड हुआ 4 ही होगा। यहां पे इमेजिनरी पार्ट है नहीं इसलिए, या तो फिर सिंपल, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का क्या है कि z डॉट जेड बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर विच इज प्योरली रियल, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट की पॉइंट। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइड भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का हो गया तो डिवीजन भी कर लेते हैं, वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा हमारा डिस्कशन का। देखो 5th पॉइंट ना, z बार अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई आ रहा है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं भाई, मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ऐसे केस में हम किसका हेल्प लेंगे, रैशनलाइज का। रैशनलाइज कैसे रैशनलाइज करोगे भाई, देखो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, x प्लस आई वाई टू एक्स माइनस आई वाई से किससे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस आई वाई से, और इधर क्या हो गया x प्लस आई वाई। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, यहां पे इस वाले साइन के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, करेक्ट, एंड अपॉन x इंटू एक्स, ठीक है। ये कैसा हो गया, z बार इंटू z बार इंटू z इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपके सामने दिखाया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर, लिख देता हूं यहां पे, आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आई वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट, प्लस आई 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है। आई वाई का स्क्वायर किया तो -1 आ गया, तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब z बाय जेड बार को मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर चुका हूं। यहां पे अब इंटरेस्टिंग पार्ट करते हैं हम, फंक्शंस के बारे में हमें नॉलेज है। फंक्शंस क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जब रहेंगे किसी भी फंक्शन के तो हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में मैंने क्या बोला आपको कि fz जो रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, u एक्स वाई, u दो फंक्शंस के फॉर्म में, प्लस i b एक्स वाई। ये अब अगर मैं fz को लिख दूं यहां पे, ये fz इज इक्वल टू जेड बाय जेड बार, एक फंक्शन दिया था मैं z बाय जेड बार, तो मेरे को क्या दिख रहा है पता है कि ये जो एक पूरा फंक्शन आ गया है एक फॉर्म का, और ये एक फंक्शन आ गया है दूसरे फॉर्म का, ठीक है। ये फंक्शन किसके टर्म्स का है, एक्स वाई के टर्म्स का है, ये फंक्शंस में भी एक्स वाई के टर्म्स का है,
और मैं देख पा रहा हूं कि अगर ये fz है, मतलब कि ये fz है जो कि इक्वल टू z बाय z बार था, उसको मैं इवेंचुअली मैं इसको मैं ये क्या हो गया uxy में हो गया एक फंक्शन, और दूसरा ये क्या हो गया vxy में। तो मैं इस fz को z बाय z बार जो था उसको मैं सक्सेसफुल रहा कन्वर्ट करने में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। IVXY। तो मैं आपको यह भी सिखा दिया कि कैसे सेपरेशन करना है, बेसिक सेपरेशन का आइडिया मैं दे दिया। कैसे, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है मेरे पास, तो मैं कैसे u और v को सेपरेट करूंगा, उसका आइडिया भी आपको मिल गया। ठीक है, कैसे किया मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रैशनलाइज किया। क्या सारे ही क्वेश्चन को रैशनलाइज करके सॉल्व किया जा सकता है? नहीं। तो इसलिए बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए सेपरेशन का, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे कि u और v को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और सेपरेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इनडायरेक्टली भी आपसे यूजफुल होगा। जब हम एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो एनालिटिक फंक्शंस के बाद कॉची रीमन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जब हमारे पास सिर्फ u दिया रहेगा तो हमको बोला जाएगा कि fz फाइंड करो। अगर सिर्फ u दिया हुआ है तो v क्या होगा वो सब फाइंड करने बोला जाएगा। और अगर ये फंक्शन है मेरे पास, तो fz की वैल्यू, ये अगर मेरे पास फंक्शन है, तो मैं fz इज इक्वल टू uxy प्लस ivxy के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। या तो फिर अगर मेरे पास लॉग का कोई टर्म है, तो मैं उसको सिंप्लीफाई कैसे करूंगा। उस सब चीज के लिए मुझे बेसिक सेपरेशन का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बेसिक सेपरेशन का आइडिया होना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। तो उसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं देखो, ये आपका 5th पॉइंट था, प्रॉपर्टीज नहीं था आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए, पर मैं बेसिक सेपरेशन के थोड़े एग्जांपल कंसीडर करता हूं आपके सामने। ठीक है, तो देखो, अब हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का प्रॉपर्टीज देखे अभी तक। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको किसकी तरफ ले जा रहा हूं, आपको मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स का प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद आपको fz जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन था उसमें uxy और vxy थे, उसके सेपरेशन के, मतलब कि fz को uxy और ixy के टर्म फॉर्म में लिखने के तरीके को मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जैसे कि मैं अगर मैं एग्जांपल लूं, पहला क्वेश्चन लेता हूं बेसिक सेपरेशन का। चलो, बेसिक सेपरेशन। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपके सामने, e टू द पावर i z। अभी ये एग्जांपल कंसीडर किए थे हम, इसका मॉड निकाले थे, तो इसको तो हम जल्दी से निकाल लेंगे कि इसको अगर मेरे पास फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के फॉर्म में लिखता हूं, fz मेरा गिवन है e टू द पावर i z के फॉर्म में, तो मैं कैसे निकालूंगा क्या चीज, इस फंक्शन को मैं u क्या होगा और v क्या होगा मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, e टू द पावर i x प्लस आई वाई, सिंपल, और e टू द पावर आई एक्स, e टू द पावर माइनस वाई, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, e टू द पावर माइनस वाई के फॉर्म में हो गया। और e टू द पावर आई एक्स को कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं यहां पे आई एक्स कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस वाई कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। करेक्ट, तो ये किस फॉर्म में हो गया, e टू द पावर माइनस वाई कॉस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस वाई आई साइन एक्स। तो मेरे पास आ गया फंक्शन। देखो ये क्या आ गया, ये u आ गया और ये v आ गया, तो ये क्या हो गया uxy और ये क्या हो गया vxy, वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, e टू द पावर माइनस कॉस एक्स, e टू द पावर माइनस वाई साइन एक्स। ठीक है, uxy प्लस ixy के फॉर्म में आ गया। इस fz फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को मैं इस फॉर्म में लाने में सक्सेसफुल रहा। तो ये बेसिक सेपरेशन था, एक आइडिया। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा आइडिया लूं तो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, साइन एक्स fz इज इक्वल टू, अगर मैं साइन z ले लूं आपके सामने, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूं,
साइन जेड। तो इसको आप कैसे करोगे? तो इसमें आप क्या लिखोगे? साइन जेड के केस में साइन जेड कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस आई वाई, करेक्ट। कॉस ए, सॉरी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी इज व्हाट? साइन ए, दैट इज साइन एक्स, कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस है और साइन बी। ये पार्ट हो गया, करेक्ट। मैंने बस उसको एक्सपांड कर दिया। अब साइन एक्स तो भाई क्लियर है, पर ये कॉस आई वाई क्या होगा, साइन आई वाई क्या होगा, इसके लिए हमको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए। जैसे कि क्या, कि कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस, इसको मैं थीटा की फॉर्म में लिखता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और साइन हाइपरबोलिक आई थीटा इज इक्वल टू आई साइन थीटा। ये तो ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, इसको इस फॉर्म में लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड कैन बी रिटर्न एज साइन एक्स, साइन एक्स कॉस आई वाई, कॉस आई थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस हाइपरबोलिक, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस एक्स and sin i y, that is sin I theta can be written as I sin hyperbolic theta, ठीक है। तो ये क्या कैसे लिखा गया मेरे पास, sin x cos hyperbolic y प्लस I cos x sin hyperbolic y, ये y हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो मेरे पास फिर से fz किस फॉर्म में आ गया, फिर से मेरे पास fz आ गया, ये हो गया मेरा u एक्स वाई, और ये हो गया मेरे पास v एक्स वाई। तो फिर से बेसिक सेपरेशन कर लिया हम, इस फंक्शन को फाइनली साइन z को मैं u और v के फॉर्म में ले आया, ठीक है। तो अब मैं थर्ड की तरफ चलता हूं, लास्ट बेसिक सेपरेशन का आइडिया लेता हूं। ठीक है, लास्ट एक एग्जांपल, एफ जेड लॉग जेड, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कैसे लिखूंगा, लॉग जेड लॉग एक्स प्लस आई वाई, करेक्ट। अब यहां पे तो आके फंस गए कि एक्स प्लस आई वाई को मैं कैसे ब्रेक करूंगा। अगर आप सोच रहे हैं कि x प्लस आई वाई को मैं लिख सकता हूं log x इंटू लॉग आई वाई, तो उसके बाद भी जाके फंस जाओगे कि y को कैसे फिर ब्रेक करोगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स का, पोलर फॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा, x प्लस आई वाई, पोलर फॉर्म का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। x प्लस आई वाई कैसे पोलर फॉर्म का हेल्प लूंगा, कि मैं यहां पे log को एज इट इज रख के x को कैसे रिप्लेस करूंगा, r cos थीटा से, और y को रिप्लेस करूंगा i sin r sin थीटा से। अब मैं अगर r को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको तो हम जानते हैं कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
e टू पावर आई थीटा। अब मेरे पास लॉग का दुश्मन आ गया एक्सपोनेंशियल। हमेशा याद रखेंगे कि लॉग का दुश्मन कौन? एक्सपोनेंशियल। दोनों एक दूसरे को गायब कर देते हैं, इसलिए हम कभी भी ई का पावर देते हैं इसको लॉग को हटाने के लिए, राइट? तभी मैं ब्रेक कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अगर मैं ई टू पावर आई थीटा को यहां पे ब्रेक करता हूं, अब मैं लॉग आर प्लस लॉग ई आई थीटा, तो ये किसके इक्वल आ रहा है? ये इक्वल आ रहा है मेरा लॉग आर, ठीक है? लॉग आर इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग ई टू द पावर आई थीटा को सिंपली आई थीटा लिख देते हैं, ठीक है? अब इसको लास्ट सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो 1/2 को मैं यहां ले आता हूं बाहर, और ये हो गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाय एक्स, करेक्ट? तो यहां पे मेरे पास आ गया लॉग सेट का सिंप्लीफिकेशन। अब ये जो मेरे पास सिंप्लीफिकेशन आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? क्या ये सिंप्लीफाई करने के लिए आएगा? हो सकता है आ जाए, पर मेरे को कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन पता है? जैसे गेट के अगर मैं क्वेश्चन लूं, कैसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन लेता हूं, लॉग 1 प्लस आई बताओ किसके इक्वल होगा? लॉग 1 प्लस आई। लॉग 1 प्लस आई कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको डायरेक्टली लिखोगे आप, log 1 plus I will be equal to 1/2, x is what? 1, y is equal to 1, तो ये क्या होगा? log 2 plus I tan inverse 1/1 is equal to what? pi by 4, I pi by 4। सेकेंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ log, इमेजिनरी पार्ट बताओ log अंडर रूट आई का, लॉग अंडर रूट आई का इमेजिनरी पार्ट बताओ भाई, ठीक है? तो इसको कैसे करोगे सॉल्व? देखो, इमेजिनरी पार्ट को ऐसे टेस्ट रखते हैं और इसको 1/2 को बाहर निकालते हैं, मेरे पास क्या आ गया? लॉग आई आ गया, ठीक है? लॉग आई इज नथिंग बट व्हाट? लॉग आई इज नथिंग बट 0 प्लस 1, तो जिसमें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1, पुट कर दो। ये क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/2 कितना हो गया? अगेन 1/2 log 1 प्लस आई tan इनवर्स y is 1, x is 0, that is 90, that is equal to pi/2, ठीक है? हमेशा देखो ये रेडियंस में आएगा ना, हमेशा ये रेडियंस में आएगा, इसलिए मैं pi/2 लिखा हूं। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो ये तो इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है, मतलब कि मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ इस पे फोकस करना है, आई वाले साथ वाले टर्म में। तो 1 pi/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ log अंडर रूट आई इज नथिंग बट इक्वल टू pi/4 is equal to pi/4, करेक्ट? तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू pi/4, यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्टली, pi/4, ठीक है? pi/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू pi/4। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? y होता है, ठीक है? i नहीं है, ठीक है? i नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू y। तो ये पूरा बात हो गया हमारा बेसिक सेपरेशन का भी, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए इस फॉर्मूला के रिलेटेड, राइट? तो अभी तक इस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में बहुत सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप नोट्स प्रॉपर मेंटेन करें। नोट्स प्रॉपर मेंटेन करने के बाद एक बार पूरे चैप्टर को अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है? क्या क्या बात किया? मैंने एक रूट्स लिया था, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकाला, रूट्स को प्लॉट किया विद द हेल्प ऑफ आयोटा, दैट इज i is equal to अंडर रूट -1,
फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात किया। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में बात किया, दोनों के दोनों रियल आए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर्स में जनरेट होते हैं। और फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में बात किए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बाद ही हम एनालिटिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शंस के लिए मैंने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को भी बताया। फिर ई पोलर फॉर्म के बारे में बात किया। पोलर फॉर्म से ई टू द पावर आई थीटा के ऊपर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो हमने देखा। उसके बाद आयोटा के ऊपर बात किया। उसके बाद क्या, उसके बाद हमने बेसिक सेपरेशन और उसके पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी डिस्कस किए। तो इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट था हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में, ग्रेजुअली बिल्डअप करने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रेम करने के लिए था, इसमें डेफिनेटली 1 मार्क के या कुछ 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि ये सब क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और जो क्वेश्चंस इनसे पूछे गए थे वो मैंने आपको करवा दिया है। और बाकी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक अगर अपने पलटा के देखेंगे तो इनसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। तो अब चलते हैं हम एनालिटिक फंक्शंस की और। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.